चलो अपने स्टार्ट करें सीआरवी। आज कंटेंट कम है इसमें, ज्यादा नहीं, इसलिए वो एसएम में जो ओवरडोज हो गया ना बैलेंस हो जाएगा। तो मोरेटोरियम के बाद थोड़ा बहुत ही बचा है इसमें। एप्लीकेशन फाइल करने का एक प्रोसीजर है जो लैंग्वेज के साथ रीड कराना एक फॉर्मेलिटी है, तो वो करवा देता हूँ। और फिर वो केस लॉस बचे हैं, वो भी जितने आज हो सकते हैं उतने देख लेंगे। जो थोड़े बहुत अगर रह गए, क्योंकि मैंने भी सारे नहीं रेफर किए, काफी सारे तो कर लिए, तो कुछ बच गए तो कल देख लेंगे। चलिए साउंड चेक कर ले। मैंने भी सारे नहीं रेफर किए। चलो, कल वाले टॉपिक्स मोरेटोरियम में जो पढ़ा था उसमें से आपकी कुछ क्वेरी हो यहाँ तक कुछ पूछना? क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलो, कल तो मैच ही देखी होगी तो पढ़ा भी नहीं होगा ना। पूछने का फायदा नहीं। हाँ, हाँ हुआ नहीं। नहीं नहीं, मैं खुद ने भी ट्राई किया, नोट्स का काम बाकी था, मैंने सर मैच चल रही है साथ साथ में कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐसे का ऐसे ही रह गया, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मैच तो इंटरेस्ट, वो बीच में 2-3 विकेट गिरी ना, तब कोहली गया तो लगा कि आज फंस गया मैच। हाँ, उसके बाद फिर लगा कि मैच थोड़ा फंसेगा, पर फिर भी था, बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी थी, अपना जाडेजा तक बैटिंग थी, तो कोई ना कोई तो मार ही लेता। और पांड्या ने जैसा उस दिन लास्ट मैच में मारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो लगा कि ये आएगा तो 3 शॉट में पूरा गेम वापस कवर कर लेगा। अच्छा हुआ मैच, थोड़ा फाइनल इंटरेस्टिंग था। पाकिस्तान वाला बोरिंग कर दिया था ये बाकी। अब वो स्टैंडर्ड हो गया, पाकिस्तान वाले मैच में मजा आने ही नहीं वाला है, क्योंकि टीम ही इतनी फालतू है ना उनकी। वो वन साइडेड ही होने वाला है, तो लास्ट काफी टाइम से हो रहा है। तो जितना हाइप अब पहले था ना इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, राइवलरी नहीं रही ना, वो तो सरेंडर मोड पे खेलते हैं वो लोग। वो बेचारों को इतना डर होता है ना कि कहीं आउट हो गया जल्दी, कम से कम मैं मेरे 30-40 बना के जाऊं कि इज्जत बचाने जितने रन तो बन जाए, नहीं तो गालियां पड़ेंगी वैसा। अब कल कैसा सिनारियो था, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लिखा है, पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। नहीं, पाकिस्तान कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। मैच दुबई में, टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और ट्रॉफी देने भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो पाकिस्तान तो सिर्फ नाम का ही था पूरे टूर्नामेंट में, ना खुद खेले कहीं पे। एक मैच खेले पाकिस्तान में, दूसरी दुबई में, खत्म हो गया टूर्नामेंट। वो तो मजाक ही बन गया बेचारों का। कोई नहीं, बनता भी है उनका, ठीक है। अब अभी वही जोक चल रहा था उस दिन, बोले ना फाइनल में पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में फाइनल। मैंने मैंने कमेंट में नीचे लिखा हुआ है ना, थोड़े टाइम में होगा ना नक्शे में पाकिस्तान। बेचारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। पेज नंबर 49 है आपका, मॉरिटोरियम के बाद एक टॉपिक है। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो सीआईआरपी का अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब जब तक कोड में कोई स्पेसिफिक और कोई रूल्स इसके लिए नहीं आ जाते, तब तक स्टैंडर्ड बोला है एनसीएलटी रूल्स 2016 फॉलो करो, मतलब आईबीसी कोड है अपना, लेकिन आईबीसी कोड के साथ इसके लिए करस्पॉन्डिंग रूल नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, एनसीएलटी के जो जनरल रूल्स है 2016 के, हम वो फॉलो करेंगे, और उसके बेसिस पे सीआईआरपी एप्लीकेशन करना है। अब उसमें एग्जैक्टली exactly क्या है, जैसे आपको ये पहले टॉपिक में दिखेगा, रूल नंबर 10 जो स्टार्ट हो रहा है ना आईबीसी रूल्स का, उसमें बात बोली है फर्स्ट पॉइंट में, टिल सच टाइम द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड आर नोटिफाइड, द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 ऑफ द कोड shall be filed before एनसीएलटी इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 20 एंड अदर्स, वैसे बोला है। तो वो जो रूल्स है ना वो नीचे दे ही रखे हैं कि क्या है उसके अंदर, तो पहले वो रूल्स ही देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है। और प्योरली प्रोसीजर है, कुछ पॉइंट्स एकदम फालतू है, कुछ एकदम बेसिक से हैं, तो ऐसा कुछ भी टेक्निकल नहीं है। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसको रीड करके कंप्लीट कर रहे हैं कि आपका टॉपिक पूरा हो जाए। और ऐसे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन आपको बहुत कम होती है कि इसमें से कुछ पूछेंगे। दैट मीन्स के पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको आपका माइंडसेट पता है। इजी चीजों को आप ज्यादा इजी ले लेते हो कि यार ये तो आ ही नहीं सकता, इतना इजी पूछेंगे तो सीएस प्रोफेशनल कैसा, और उनको मालूम है आपका माइंडसेट है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन रख देते हैं। और पता नहीं यही होता है, टेक्निकल टेक्निकल आंसर लोग लिख के आ जाते हैं, इजी से आंसर में मार्क्स चले जाते हैं, तो फिर मार्क्स ही चले गए तो मतलब ही नहीं था ना। ये वैसा पार्ट है, तो एक बार देख लेते हैं, अपने बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। देखें, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग पिटिशन रूल नंबर 20, मेन वर्ड्स पकड़ना हर पॉइंट में, देखना क्या बोल रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं एवरी अपील और पिटिशन और एप्लीकेशन और केवीएट पिटिशन। ये कुछ वर्ड सुना है, केवीएट पिटिशन कुछ याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया तो हुआ है, देखो आपको याद हो तो। केवीएट, एक केवीएट एम्प्टर होता है, एक लॉजिंग ऑफ केवीएट होता है, दोनों सेम है अलग है, क्या है कुछ याद करो। डबल ईटी से चल रहा है ये सब, मतलब वो सब याद होता तो बात ही अलग थी। नहीं, कोशिश तो करो, केवीएट एम्प्टर याद हो तो वो बता दो। हाँ हाँ, थोड़ा।
हाँ हाँ, ये था केवीएट एम्प्टर। चलो कुछ तो याद आ रहा है। सही है। लेट द बायर बी अवेयर, ट्रांसलेशन ये था। हाँ हाँ, ये सही है। तो जो बायर है उसको नॉलेज होना चाहिए वो क्या खरीद रहा है, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है। ये केवीएट एम्प्टर हो गया। बट एक था लॉजिंग ऑफ अ केवीएट, ये भी अपना जेएजीएल में आ चुका है। जो केस फाइल करते हैं, लॉजिंग अ केवीएट, सेक्शन नंबर भी था 16 उसका। तो कुछ मीनिंग ध्यान आ रहा है लॉजिंग अ केवीएट। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट बताया होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं था, आया हुआ है। आ रहा है कुछ स्ट्राइक हो रहा है। देखो अब याद कराता हूँ, मे भी आपको रिकॉल हो जाए। केवीएट लॉन्च करने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि किसी के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है और वो बंदा आपके खिलाफ केस फाइल करने वाला है, अगला स्टेप यही लेगा कोर्ट में केस करेगा, तो आप है ना कोर्ट को एक एडवांस एप्लीकेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो कि भाई ये अगर मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेता है तो आप उस पर कुछ एक्ट करने से पहले हमें एक बार इन्फॉर्म करना कि भाई ऐसा एप्लीकेशन सामने वाले ने किया है। दैट इज कॉल्ड लॉजिंग अ केवीएट। मतलब पहले से आप ही कोर्ट में जाके बता दो। और कितनी बार क्या होता है, लोग फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। तो जब डिस्प्यूट चल रहा होता है तो अपने को पता है कि नेक्स्ट ये क्या करेगा, उसका दिमाग कैसा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला अननेसेसरी आप पे केस फाइल करके आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेगा या आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप एडवांस में एक बार एक केवीएट लॉन्च करके रख दो, कोर्ट को बता के रख दो कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कोई डिस्प्यूट है अभी, कोई हम कोर्ट में कोई लीगल केस फाइल किया नहीं है, बट हमें डाउट है कि ये परेशान करने के लिए ना फाइल करेगा। तो अगर करे तो बिफोर एक्सेप्टिंग और टेकिंग एनी एक्शन आप हमें एक बार इंटीमेशन देना और हमारी बात भी सुन लेना, देन टेक अ डिसीजन। कोर्ट में तो यही होगा जब केस फाइल होता है, तो वेदर टू एक्सेप्ट अ केस और नॉट, ये भी तो कोर्ट के हाथ में होता है, डिग्री। एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर रिजेक्ट भी तो हो सकता है। तो आप पहले से कोर्ट को इंटीमेशन दे दो कि झूठी कंप्लेंट लेके आएगा, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, बस इतना बोलना होता है। दैट इज लॉजिंग अ केविएट। तो वो केविएट वर्ड वहां से आया। और ये अपनी बात भी हुई थी तो इतनी एक ही पॉइंट पे हुई होगी, तो मे भी आपके ध्यान में इसलिए ना हो क्योंकि डिटेल में नहीं। तो एवरी अपील, पिटिशन, एप्लीकेशन, केविएट पिटिशन, ऑब्जेक्शन, काउंटर, कुछ भी आप प्रेजेंट करो टू द ट्रिब्यूनल, इट शैल बी इन इंग्लिश। And in case it is in some other language, other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated into English and shall be fairly and legibly typewritten, lithographed or printed in double spacing on one side of the standard petition paper and with an inner margin of about 4 centimeters width on the top and with a right margin of 2.5 centimeter and left margin of 5 centimeter, duly paged या paginated, indexed and stitched together in paper book form. सोचो कितना डीप में चले गए। हाँ, एप्लीकेशन फाइल करना है ना, तो उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मार्जिन वार्जिन कैसे सेट करना है वो बता रहे हैं। ठीक है, वर्ड फाइल होती है, उसमें हेडर फुटर होता है। अभी अपने नोट्स में देख लो आप, ऊपर हेडर में है इग्नाइट एकेडमी, नीचे नाम है मेरा। तो ये जो स्पेस छोड़ी है ना चारों बाजू, वो सेंटीमीटर्स में होती है। ये स्पेस आपको बताइए कितनी छोड़नी है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप बॉटम, वो बताया हुआ है। तो ऐसा ऐसा पॉइंट भी रूल में लिख के देते हैं। सोचो कि फॉर्मेटिंग खराब करके मत आना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। हम लोग जज हैं, ट्रिब्यूनल में काम करते हैं, ये सब फालतू फालतू प्रेजेंटेशन करके लेके आओगे तो नहीं चलाएंगे, स्पेसिफिक है। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज तो समझ में आया, लोकल लैंग्वेज है तो भी ट्रांसलेटेड कॉपी अटैच कर दो, वो भी ठीक है। फिर आपको टाइप करके लेके आना, हैंड रिटन लेके मत आना, वो पहले बोल दिया। इनर मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट राइट मार्जिन कितना रखना है, मतलब टाइपिंग कर रहे हैं कि कपड़े सी रहे पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। हाँ, इंडेक्स एंड स्टिच लास्ट में लिखा भी है। अब बोले वो ऐसे खुले पेपर मत लेके आ जाना, उसको बाइंडिंग वाइंडिंग करा के, हाँ वैसे लूज पेपर लेके मत आना कि सर एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन ये रहा, मेन कंटेंट ये रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो पहले बोला कि थोड़ा प्रॉपरली लगना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनल एप्लीकेशन, पिटीशन जितना वर्ड लिखा है तो पिटीशन लगनी भी चाहिए। द कॉज टाइटल शल स्टेट बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, शुरुआत में दिखना चाहिए एप्लीकेशन में, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड शल स्पेसिफाई द बेंच टू विच इट इज प्रेजेंटेड। मतलब अहमदाबाद बेंच है, मुंबई बेंच है, जो भी है, तो आपको भी मेंशन करना चाहिए। तो वो ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं। अपील और पिटिशन और एप्लीकेशन और काउंटर ऑब्जेक्शन शल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और उसको आप कॉन्जिक्यूटिवली नंबर कर दो। ठीक है, और हर पैराग्राफ में अलग फैक्ट या अलग पॉइंट होना चाहिए। तो अपने आंसर्स भी लिखते हैं तो वैसे पॉइंट वाइज जाओ प्रॉपरली। वो ड्राफ्टिंग सीखाई, इससे मैंने बोला कि इतना टेक्निकल टॉपिक नहीं है, सिर्फ अपन थोड़ा सा उसको रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात हो रही है डेट को लेके। अब तारीख में ना जो कैलेंडर यूज होता है, वो एक इंग्लिश कैलेंडर है आपका जनवरी वाला, तो उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो वो उसका ऑफिशियल नेम है। और एक अपना ना वो इंडियन कैलेंडर यूज होता है, वो विक्रम संवत वाला, उसको शाखा कैलेंडर या संवत कैलेंडर बोलते हैं। तो ये जो शाखा लिखा है ना वो वही है। ठीक है, वो हिंदू कैलेंडर की बात हो रही है। तो उसमें जो आपके वही 12 महीने और 365 दिन है, लेकिन मंथ के नाम अलग अलग है। अपने गुजराती हिंदी में वो महीनों के नाम स्कूल में याद किए होंगे, अभी वापस भूल गए होंगे, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपन को जनवरी फरवरी और पता होता है।
ये वाले मंथ पता नहीं होते, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, इसका जो कैलेंडर है ना, उसको शाखा कैलेंडर बोला जाता है। तो बोला अगर ये वाली डेट कहीं यूज हो रही है ना, तो साथ साथ में उसकी करस्पॉन्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट भी लिखना। तो फिर ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वो विक्रम संवत चल रहा है, वो 2080 में चल रहा है ना, और अपन वैसे 2025 में है, तो फर्क है। न्यूज़पेपर में डेली वो डेट लिखी हुई आती है, तो दोनों डेट मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फुल नेम, आपका नाम। पेरेंटेज मतलब आपका ओरिजिन, आपके पेरेंट्स का नाम, जिससे आपको पहचाना जा सके वैसा। एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टी, एड्रेस, ये सब तो होगा, बेसिक बात है, ये सब मेंशन होना चाहिए पिटीशन में। और क्या बोला, shall be set out at the beginning of the appeal or petition or application and need not be repeated in the subsequent proceedings। वो सही है ना, बार बार फिर रिपीट क्यों करना है? वो एक बार एप्लीकेशन जो फर्स्ट टाइम फाइल करते हैं ना, तो उसमें पार्टीज का नाम लिख के भी लिख देते हैं, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी ऐसा भी लिख देते हैं। फिर पूरे एप्लीकेशन में वही चल रहा होता है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, ऊपर देख लो फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, तो वर्सेस करके दोनों के नाम होते हैं ना। तो बार बार पार्टी का नाम रिपीट करना जरूरी नहीं, बार बार उनकी एज, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका एड्रेस रिपीट करना जरूरी नहीं। वो तो अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ना, एक बार डिस्क्रिप्शन ऊपर दे दिया तो रिपीट नहीं होगा। इवन फर्दर प्रोसीडिंग्स में बार बार ये डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। Name of the party shall be numbered consecutively. Separate lines should be allotted. चलो ठीक है. These numbers shall not be changed in the event of the death of a party during the pendency of appeal. His legal heir or representative may be given if more than one shall be shown by sub numbers. जो पार्टी को जो नंबर दे दिया ना, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो गया तो फिर पूरे ड्राफ्टिंग में सब चेंज हो जाएगा। बोला पार्टी नंबर 1 की डेथ हो गई, तो 1 नंबर वही रहेगा। अब उसका अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया तो उसको सब नंबर दे देंगे, A1 मतलब 1A या 1B ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन वो 1 जो है ना ओरिजिनली, वो कहीं चेंज नहीं होगा। नहीं तो फिर पूरे एप्लीकेशन पिटिशन जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट फाइल हुए, सब में 1 का मतलब ही बदल जाएगा। तो जहां 1 लिखा था 1 ही रहने दो, और 1 का जो नाम करस्पॉन्डिंग था वो चेंज नहीं होगा। उस पर्सन की डेथ हो जाए तो भी सारी एप्लीकेशन में 1 नंबर वही रहेगा। फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको कुछ सब नंबर दे देंगे, जिससे पता चले कि 1 के साथ 1A या 1B आ गया, वैसा करके। अपने सेक्शंस में भी तो करते हैं ऐसा, अमेंडमेंट में। मेन सेक्शन थोड़ी चेंज होता है, अमेंडमेंट में क्या करते हैं, फिर वो 21A 21B वैसा आ जाता है, ठीक है। और कोई सेक्शन ओमिट भी होता है कितनी बार, तो उस सेक्शन को शिफ्ट नहीं करते। अब अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अब सेक्शन 80 अगर डिलीट हो गया, तो ऐसा थोड़ी 81 वाला ऊपर आ जाएगा कि अभी 80 बन गया। ऐसे तो सारे नंबरिंग चेंज हो जाएंगे। तो 80 सेक्शन है वो 80 ही रहेगा। अगर 79 उन्होंने कट डाउन कर दिया, ओमिट कर दिया, तो 79 एम्प्टी है। अब बैरेक भी देखते हैं तो 78 सेक्शन 79 ओमिटेड, 80 कंटिन्यू, तो वो ओमिटेड मतलब खाली है, उसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा है। तो बोला चेंजेस मत करो नंबर में, बहुत कंफ्यूजन होगा। द नेम्स ऑफ पार्टी शैल बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली, हो गया। दीज नंबर, अच्छा वो भी ठीक है। व्हेन फ्रेश पार्टीज आर ब्रॉट इन, दे मे बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली इन द पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके। एवरी प्रोसीडिंग शैल स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉज टाइटल द प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज प्रीफर्ड। कौन से कानून के हिसाब से ये एप्लीकेशन चलने वाली है, मतलब कंपनी लॉ का मैटर है, आईबीसी का मैटर है, वो मेंशन कर दो, ताकि पता चले कि अच्छा मैटर इस चीज का है, आईबीसी का, और इस कोड के हिसाब से प्रोसीडिंग्स चलेंगी, वैसा है। बाकी और क्या पर्टिकुलर्स है, एड्रेस को लेके क्या होगा, वो रूल 21 में बोला है। एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ समन, समन नोटिस भेजना है तो एड्रेस तो प्रॉपर चाहिए, तो एड्रेस सबमिट करना रिक्वायर्ड है। और डिटेल्स में आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा, उसकी डिटेल दे रखे, देखो नेम ऑफ द रोड, स्ट्रीट, लेन, म्यूनिसिपल डिवीजन, वार्ड, सब कुछ, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पिन कोड नहीं होगा तो गलत एड्रेस पे पहुंचने का चांस है। पिन कोड एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आपका लोकेशन में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। तो आपको कुछ कोरियर करना है, लेटर भेजना है, हमेशा जो भी डिलीवरी पर्सन होगा ये बोलेगा भाई पिन कोड पूछ लो पहले एक बार, क्योंकि पिन कोड की वजह से सही जगह पहुंच ही जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम इतने साल में डेवलप किया गया, जहाँ पिन कोड अलॉट किए गए, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता है। और वो भी सीरीज वाइज है, आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से जोन का पिन कोड है ये। तो ऐसा रैंडमली भी उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो वो स्टार्टिंग डिजिट से मालूम पड़ जाता है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर का ही होगा। तो पिन कोड से ना लोकेशन का पता चल जाता है। अब अपने यहाँ देख लो, आप सूरत में नियर बाई में 3 से स्टार्ट होते हैं ना सारे पिन कोड, 394, 395, 391 वही सीरीज है। तो यू नो कि 39 वाला है, मतलब ये सूरत गुजरात वाले जोन का होगा। अब ये अगर आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाओगे तो वहां का जो पिन कोड है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो उस साइड 4 की सीरीज है। दिल्ली है तो 1 की सीरीज है, मुंबई है तो 2 की सीरीज है, अलग अलग चलता है, सब जगह डिफरेंट होता है। ठीक है, एड्रेस वाली बात होगी। फिर क्या, इनवाइटिंग ऑल्टरेशंस, करेक्शंस तो हो ही सकते हैं, तो वो भी आप सबमिट कर लो। एवरी इंटरलिनिएशन, इरेजन और करेक्शन और डिलीशन इन एनी अपील shall be initiated by the party or is authorized representative presenting it। इनिशिएटेड का मतलब साइन करना पड़ेगा।
कहीं एप्लीकेशन में आप कुछ करेक्शन करते हो ना, तो बोलते करेक्शन कर लो, लेकिन वहां पे अपना साइन कर दो, ताकि पता चले करेक्शन आपने किया, किसी और ने नहीं किया। वरना प्रिंटेड एप्लीकेशन में कोई भी बॉल पेन से कुछ भी चेंज कर दे, तो कैसे प्रूव होगा कि वो किसने चेंज किया है। तो ऑल्टरेशन कितनी बार अलाउ करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे साइन करना पड़ता है वैसा। प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन और अपील, रूल नंबर 23 देखें। एवरी पिटिशन, caveat, interlocutory application, document, every appeal shall be presented in triplicate, main word है triplicate, मतलब 3 कॉपी सबमिट करनी और कुछ नहीं। या तो खुद सबमिट करो, या आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, या आपका एडवोकेट हो जिसको आपने इस काम के लिए अपॉइंट किया है, और जो उसके साथ रिक्वायर्ड फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। फाइलिंग काउंटर पे जाओ, ये चीजें सबमिट कर दो, हो जाएगा। नॉन कंप्लायंस करोगे तो उस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, बेसिक बात होगी। एवरी पिटिशन में बी अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सर्टिफाइड, वो तो होगा, डॉक्यूमेंट तो अटैच करने पड़ेंगे। All documents filed shall be accompanied by an index in triplicate containing their details. इंडेक्स देना जरूरी होता है। आपने क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, अब वो लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है क्या नहीं। और अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उनको व्यू करना हो, तो पूरा बंडल चेक करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई इंडेक्स बना दो, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसमें पूरे बंडल में अटैच किए ना, वो लिख दो, और उसका पेज नंबर या रेफरेंस दे दो, ताकि हमें कोई डॉक्यूमेंट पे जाना हो तो एटलीस्ट ऑर्डर पता हो कि भाई ऑर्डर, ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो चीज का आइडिया आना चाहिए वैसे। इसमें देखना एक बार कनेक्टिविटी दिखा रहा है या कुछ आ रहा है नोटिफिकेशन, बराबर आ रहा है। ये मेरे में दिखा रहा है नो इंटरनेट। ठीक। वो शायद इस फोन में कनेक्टिविटी नहीं आ रही, ये भी ध्यान रखना पड़ता है साथ साथ में। चल रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला इंडेक्स बनाना नेसेसरी होता है, जिससे डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर पता चले। बहुत बार तो बोलते हैं इसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स रखने हैं आपको, जब फिजिकली सबमिट करते हो ना, तो पहले ये रखो, वो रखो, दूसरा दोगे ना अपने चेंज करके लो, क्योंकि उनको हैबिट होती है ना, ये पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। अब 4-5 डॉक्यूमेंट होंगे, बार बार वो ऑर्डर में ढूंढते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो फिजिकल एप्लीकेशन में बहुत वो स्पेसिफिक होते हैं, फॉलो करना पड़ता है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जितनी बोली है उतनी, ट्रिप्लीकेट बोली दिया वैसे भी, सामने वाली पार्टी को भी कॉपी दे देनी चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Processing fee shall be prescribed by these rules with required number of envelopes of sufficient size and notice shall be filed along with memorandum. Okay, पैसे दे देना जो प्रोसेसिंग के बनते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज वाला पॉइंट रिपीट, 3 कॉपीज ट्रिप्लीकेट। एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइन करना। एंडोर्स करना ना, साइन करना। तो बोला है कि पिटीशन का जो आपका डॉक्यूमेंट होगा ना, वो हर पेज पे नीचे साइन करवाते हैं, वैसा नहीं होता, तो आपको सिग्नेचर एवरी पेज पे करने पड़ेंगे। उससे वेरीफाई होता है कि बीच में कोई एक्स्ट्रा पेज किसी ने ऐड नहीं किया, जो पेजेस अंदर है वो सारे आपने पढ़े हैं और आपने नीचे साइन किया, मतलब वेरीफाइड है वैसा। तो एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन, बस ये रूल्स थे आपके। तो इतना पार्ट इसमें पेंडिंग था। बाकी थियरी अपनी इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं है। केसेस पेंडिंग है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कुछ केसेस आज कवर करने की ट्राई करते हैं। अच्छे पॉइंट्स है, मतलब केस वर्थ है, आपको कुछ नया मिलेगा उसमें, छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स नए मिलेंगे। एंड ये एग्जाम में फिर जो डिटेल में बोलते हैं ना, पेपर वो लोग पूछ रहे हैं कंसेप्चुअल, उसमें ये पॉइंट्स काम आते हैं। तो जो फालतू लगेगा ना, रिपीटेशन है, मैं खुद ही कट करवा दूंगा, लेकिन एक बार मॉड्यूल के मैंने सारे केसेस दिए हुए हैं, कि नए पॉइंट्स मिलेंगे तो कुछ मजा भी आएगा पढ़ने में वैसा। पहला केस आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पे। ठीक है, देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, यहाँ पे बोला है 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। एक एएम बैंक है, एक बीएन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक सीपी बैंक करके है। और ये तीनों क्रेडिटर्स हैं ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड, जो अपनी कंपनी है, मेन जो कॉर्पोरेट डेटर होता है वो एक्सवाइजेड लिमिटेड है, और बाकी के 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। अब वही यहाँ पे, एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी हैज टू बी मेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एक्सवाइजेड लिमिटेड, एज इट हैज मेड अ डिफॉल्ट in repaying the debt of AM Bank of rupees 70 lakhs and BN Financial Institution of rupees 50 lakhs। तो इन दोनों के पैसे देने में इसने डिफॉल्ट कर दिया है। अच्छा, तीसरा भी है ना फाइनेंशियल क्रेडिटर सीपी बैंक, उसका भी 30 लाख बाकी है, लेकिन उसमें अभी तक उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो टाइम पे भर रहा होगा। बाकी दो में उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके आंसर देने हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोला, क्या XYZ लिमिटेड के अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो मॉनेटरी टर्म्स में पूछ रहे हैं आपसे। 1 करोड़।
पर किसी भी एक क्रेडिटर का तो 1 करोड़ क्रॉस हुआ नहीं, तो टोटल में देखना चाहिए कि पर क्रेडिटर देखना चाहिए। टोटल में ऐसा कहीं पर क्रेडिटर बोला नहीं था सेक्शन में आगे, तो यहाँ पे बोला है कि कंबाइंड जो आउटस्टैंडिंग डेट है सिर्फ 70 लाख प्लस 50 लाख जिसमें उसने डिफॉल्ट किया वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसके खिलाफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो है सीआईआरपी में जा सकते हैं। ये पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया। उसमें पूरा रेफरेंस दिया 7 सेक्शन 7 का, जो उसमें बात बोली है कि कोई एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी एक्शन ले सकता है, सब लोग मिलके ज्वाइंटली भी एक्शन ले सकते हैं, या उनके बिहाफ पे उनका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे इसके खिलाफ सीआईआरपी तो हो ही सकता है। अमाउंट के बेसिस पे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब वैसे भी अगर ये लोग ज्वाइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एएम बैंक और बीएन फाइनेंशियल साथ में ज्वाइंट एप्लीकेशन कर दे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। 70 लाख और 50 लाख मिला के 1 करोड़ से ऊपर ही। अगर इंडिविजुअली भी दोनों एप्लीकेशन करे तो भी चलता है, क्योंकि सेक्शन में बोला है आइदर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली, दोनों वर्ड्स यूज किए, तो दोनों का एप्लीकेशन करना नेसेसरी है। लेकिन सिंगल सिंगल एप्लीकेशन करे या ज्वाइंट एप्लीकेशन करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल डेट देखा जाएगा जब भी एप्लीकेशन इन दोनों की आएंगी। तो ट्रिब्यूनल के पास दो इंडिविजुअल एप्लीकेशन आई एक ही कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, तो वो लोग देखेंगे कि हमें टोटल मिला के 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अगर इन दोनों ने मिलके चलो अपन साथ में एप्लीकेशन कर देते हैं तो और बेटर हो गया, क्योंकि उस एक एप्लीकेशन में दिख रहा होगा कि सर मेरे 70 लाख बाकी है, इसके 50 लाख बाकी है, हम दोनों का मिला के इसका डेट 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, तो हमने एप्लीकेशन कर दी, तो और ज्यादा वो चीज सॉर्टेड हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसा। तो अलाउ किया। आपको अगर लैंग्वेज का रेफरेंस देखना है उसमें तो वो नीचे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का जो पैराग्राफ है वो पढ़ लो एक बार, अभी पढ़ लो साथ में, घर पे रीडिंग वाला पार्ट बाकी नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो लास्ट लाइन में अच्छे से बोला, a default includes a default on a financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor। तो सिर्फ मैं एप्लीकेंट हूँ तो मेरी तरफ जो उसका डेट है वो नहीं, किसी भी क्रेडिटर के खिलाफ तरफ जो डेट होगा ना वो भी कंसिडर यहाँ पे हो सकता है वैसा। तो मुझे पता भी हो ना कि इसका डेट 1 करोड़ से ऊपर चला गया है डिफॉल्ट में, पर मेरा 70 लाख ही लेना है, तो भी मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ट्रिब्यूनल तो कंसिडर करेगा, ट्रिब्यूनल को पता चल जाएगी कि हाँ इसका तो 1 करोड़ से ऊपर डिफॉल्ट है, तो टोटल डिफॉल्ट इज अ ट्रिगर पॉइंट। जो भी डिफॉल्टर है उसका टोटल डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर जाए तो एनी ऑफ द क्रेडिटर इवन इंडिविजुअली मे फाइल एन एप्लीकेशन, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वैसा बोला है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, कैन सीपी बैंक इनिशिएट सीआईआरपी? ये तो और बड़ा सवाल है। सीपी बैंक तो वो तीसरा जिसके 30 लाख है, बट जिसका डिफॉल्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो एप्लीकेशन कर सकता है क्या सीआईआरपी में या नहीं? अब ऐसे देखा जाए तो बोले नहीं भी कर, क्योंकि उसका तो डिफॉल्ट हुआ नहीं ना। और दूसरा पॉइंट ये बोला ही था कि किसी और का भी डिफॉल्ट हुआ है तो ये भी फाइल कर सकता है, तो वो सेम रीजन हो गया कि डिफॉल्ट बाकी दोनों के केस में हुआ है, लेकिन ये भी एप्लीकेशन कर सकता है। इसको एक तो डर होगा उनके नहीं दिए, मैं कब तक देगा, मैं पहले ही फाइल कर देता हूँ, पैसे ना फंस जाए, सेफर साइड, तो भी ऑप्शन है, तो अलाउ किया। अच्छा पॉइंट है ना। अब ये सब चीजें एग्जाम में केस के फॉर्म में आ जाए ना तो थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि सेक्शन तो अपन ने पढ़ा होता है तो बेसिक बात पता होती है, बट इतनी टेक्निकलिटी क्लियर नहीं होती, तो केसेस पढ़ने का वही बेनिफिट है, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। तीसरे पॉइंट में भी सेम क्वेश्चन है, जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करे तो चलेगा या इंडिविजुअली करना पड़ेगा? बोले दोनों में से कुछ भी चलेगा, इंडिविजुअल दो एप्लीकेशंस करो या ज्वाइंटली करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उस बात से, वैसा बोला। तो ये तीन क्वेश्चन इस केस के साथ थे। अगला पॉइंट है, वेदर अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट सीआईआरपी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आपका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो क्या वो आपके बिहाफ पे सीआईआरपी में एप्लीकेशन कर सकता है या नहीं? अब पावर ऑफ अटॉर्नी तो अपन बोलते ही उसको है कि जिसको अपन ने अथॉरिटीज दी होती है अपने बिहाफ पे,
बट यहाँ पे जो सेक्शन की लैंग्वेज है, ये जो कंटेंट है, उसमें उन्होंने बोला है कि या तो आप खुद या फिर आपका कोई ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या आपका कोई एडवोकेट, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ये सेक्शन की लैंग्वेज है। और ये बीच में ना जो नीचे केस का नाम नहीं दिया है, पेलोजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर वाले पॉइंट में वो बात लिखी हुई है। आप खुद या आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या एडवोकेट, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ये पॉइंट बोला हुआ है सेक्शन में। लेकिन जो नीचे केस हुआ ना 2017 वाला, ये आईसीआईसीआई बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, इनके केस में एनसीएलटी ने ऐसा बोला कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है ना, वो ड्यूली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। क्योंकि ड्यूली ऑथोराइज मतलब इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड। और पावर ऑफ अटॉर्नी में जो होता है ना, वो आप अपने बिजनेस के लिए किसी को ऑथोराइज करते हैं जिसको आपने कुछ जनरल लीगल पावर्स दिए होते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे आप मेरे बिजनेस में साइनिंग अथॉरिटी यूज कर सकते हो या आप डील कर सकते हो, उस टाइप का होता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर पहले से दी हुई है तो जनरल होगी। इस पर्पस के लिए स्पेसिफिक ड्यूली ऑथोराइज तो किया नहीं होगा। तो बाई डिफॉल्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ड्यूली ऑथोराइज पर्सन में बाई डिफॉल्ट कवर नहीं होता। तो अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से ही ये काम करवाना है, तो आपको इस पर्पस के लिए उसको फिर से एक स्पेसिफिक रिटर्न अथॉरिटी देनी पड़ेगी और पेपर वर्क करना पड़ेगा, तभी वो ड्यूली ऑथोराइज माना जाएगा। एंड देन वो एप्लीकेशन कर सकता है। वैसा लैंग्वेज पढ़ लो अब इसकी, मेन पॉइंट यही। अब ये सब के ना क्रक्स अपने वर्ड्स में ना साइड पे लिख के रख लेना। ये वापस लैंग्वेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप लिख लो। पूरा आपका टेबल ना, या पूरा कंटेंट 2 लाइन में आप समराइज कर लो ना, तो काम आएगा। लास्ट डे पे कट शॉर्ट हो जाएगा। मेन क्रक्स लिख लेना। वो भले घर पे लिख लो, रीडिंग के टाइम पे अभी लिख लो, लेकिन आपको वही काम लगेगा। क्योंकि अभी पूरा सब्जेक्ट है, सब में इन बिटवीन केसेस है, तो अपन सारे कवर करेंगे। बट कट शॉर्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। लिखते लिखते याद भी हो जाता है। बेस्ट पार्ट तो वो है, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं ना, वो लिखते हुए याद हो जाता है। मेमोरी में भी अच्छा रहेगा वो, ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पाओगे। बोलो, लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन? स्टोरी समझ आई? तो पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इस चीज के लिए ड्यूली ऑथोराइज नहीं होता। उन्होंने टेक्निकली ऐसा बोला कि हमने सेक्शन में बोला हुआ है ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, बट कोर्ट ने, एनसीएलटी ने ऐसा बोला कि ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ अटॉर्नी इंक्लूडेड नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी को आपने अपने जनरल लीगल पावर्स दिए होते हैं, बट वो जनरल लीगल पावर में ये बात आपने स्पेसिफाई की होगी, ये जरूरी नहीं है। अब सीआईआरपी में जाने का डिसीजन तो अभी लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी को तो पहले से आपने बिजनेस डीलिंग्स के लिए साइनिंग अथॉरिटी दे रखी होगी। तो वो स्पेसिफिकली ड्यूली ऑथोराइज तो हुआ ही है ना, वो तो जनरल आपके लीगल मैटर्स के लिए ऑथोराइज है। अगर आपको किसी से सीआईआरपी करवाना है जो आपके बिहाफ पे फाइल कर सके, तो आपको उसको इस पर्पस के लिए रिटर्न अथॉरिटी स्पेसिफिक देनी पड़ेगी। जनरल और स्पेसिफिक का फर्क हो गया, तो आप स्पेसिफिकली उसको ऑथोराइज कर दो फॉर दिस पर्पस के भाई तू मेरे बिहाफ पे सीआईआरपी कर ले, मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ। तो वो हो गया ड्यूली ऑथोराइज पर्सन। लेकिन बाई डिफॉल्ट पावर ऑफ अटॉर्नी इस कैटेगरी में कवर नहीं होता रूल्स में। ये एनसीएलटी ने डिसीजन दिया वैसे। ठीक है, अब समझ आ रहा है। नेक्स्ट केस देखिए, संजीव जैन वर्सेस इटर्निटी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसका आउटकम सिंपली, वो छोटा सा पॉइंट है और वो लास्ट पैराग्राफ में बात क्लियर कर दी कि जो एप्लीकेशन है क्या वो कन्वर्ट हो सकती है क्या। जैसे आप सेक्शन 7 में एप्लीकेशन करते हो तो फाइनेंशियल क्रेडिटर,
9 में करते तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, 10 में करते तो डेटर इटसेल्फ। तो ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 7 की एप्लीकेशन को सेक्शन 9 में कन्वर्ट कर ले, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पीछे हट जाए, ऑपरेशनल क्रेडिटर आ जाए, तो तुमने एप्लीकेशन किया है ना उसी को मान लेंगे कि ये वाला है। बोले ऐसा नहीं होता, एप्लीकेशन आपने कोई भी एक सेक्शन में की है ना, तो तीनों में एप्लीकेंट्स अलग अलग है। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना एप्लीकेशन वापस लेना चाहता है तो वो उसको ड्यूली विड्रॉ करे या हम उसको कैंसिल करें, और उसके बदले ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन करना चाहता है तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन अलग से अपने सेक्शन 9 में करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ही कन्वर्ट करवा लेंगे, टाइम बचा लेंगे, पैसे बचा लेंगे, वो सब नहीं चलेगा। तो ये कोई केस में ऐसा मैटर आया होगा इसी यहाँ पे, जहाँ पे कन्वर्जन की बात की थी, और जिन्होंने पूरा केस नहीं समझाया, उस केस में से ना कुछ पॉइंट्स लिख दिए, 16 और 17 नंबर जो है ना, वो एनसीएलटी के डिसीजन में से पॉइंट नंबर है। तो सिर्फ क्रक्स लिख के दे दिया, पूरा केस दिया नहीं है, बट वो क्रक्स पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हुआ क्या होगा। तो कन्वर्जन की बात की थी और एनसीएलटी ने डिसअलाउ कर दिया। तो एक ही पैराग्राफ में बात समराइज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे है, मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज 2018। ये भी एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड है। केस में ऐसा बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नॉट मैंडेटरी फॉर ट्रिगरिंग सीआईआरपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब मैं कॉर्पोरेट डेटर तो कंपनी जो डिफॉल्टर है, सामने जो पार्टी है वो है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो जिसको पैसे लेने थे। अपन ने ना पीछे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट में देखा था, प्रूफ में जो एविडेंसेस देने होते हैं, तो उसमें बोला था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकता है कि भाई देख लो मेरे बैंक अकाउंट में ना इसके नाम से कोई पैसे नहीं आए। दैट इज वन ऑफ द एविडेंस एंड इट इज नॉट द मेन और द ओनली एविडेंस, और इट इज हाईली कंपलसरी, ऐसा नहीं है। उसमें लिस्ट थी, इनवॉइस आपने भेजा था वो देना पड़ेगा, फिर बोला था कि भाई जो नोटिस आपने डिमांड नोटिस भेजा उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, आपके बैंक में पैसे नहीं आए उसका डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। बट अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं देते और बाकी और कोई प्रूफ देते तो भी चलेगा। तो ये कोर्ट के केस में उन्होंने ये बोला कि मुझे एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मेरी बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के बैंक का सिक्का लगवा के प्रूफ में यही सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे बेटर या इसके इक्विवेलेंट आपके दूसरे एविडेंसेस हैं, वो भी मोर देन इनफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एविडेंस, उतना ही बोल रहा है। तो डिमांड नोटिस वाला ऑप्शन भी तो आपके पास है ही, सामने वाला क्या रिप्लाई देता है उसका स्टेटमेंट भी तो आपके पास है ही। तो उससे भी इनफ हो जाता है, कितनी बार जरूरत पड़े तो दे दो, नहीं तो चलेगा। लैंग्वेज देख लो, छोटा सा ही पॉइंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर लैंग्वेज। दिस इज एन एविडेंस, बट ऐसा नहीं कि इसके बिना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, और एविडेंसेस आप देके प्रूव कर दो, ये नहीं भी दिया तो चलेगा। या फिर एनसीएलटी स्पेसिफिक बोलती है भाई वो एक बार कॉपी सबमिट कर देना, हम जस्ट वेरीफाई कर ले, तो फिर आपको देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते इसमें तो बोला है इसके बिना भी तो काम चल ही सकता है। अरे भाई चल सकता है, बट जब मांग रहे तब तो दे दो, हम थोड़ा उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। अगला केस भी अच्छा है, वो बढ़िया केस है, स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन क्रिएट किया। यहाँ पे बात हो रही है जब अपन वो मिनिमम थ्रेशोल्ड कंसिडर करते हैं ना 1 करोड़ वाला, तो उसमें ना इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी काउंट करना चाहिए कि मेरा आपसे जो पैसा लेना बाकी है ना, मैं ब्याज के साथ गिन रहा हूँ, और फिर वो 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग लाइक वो कुछ भी हो सकता है, या तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को कंसिडर करे और वही 1 करोड़ होना चाहिए, या मेरा इंटरेस्ट की बात हुई थी और वो लेना बाकी है, तो मैं एप्लीकेशन करने तक का इंटरेस्ट भी जोड़ रहा हूँ। प्रिंसिपल इज लेस देन 1 करोड़, लेकिन इंटरेस्ट प्लस करता हूँ तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो मैं उसको ट्रिगर पॉइंट गिन रहा हूँ कि नहीं इंटरेस्ट के साथ तो 1 करोड़ से ऊपर ही हो रहा है ना। तो करे क्या, अब इसकी जब डिटेल्स में गए तो उन्होंने देखा कि भाई जो एप्लीकेंट है ना वो दो कैटेगरी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो एक डेफिनेशन थी फाइनेंशियल डेट की और दूसरी डेफिनेशन थी ऑपरेशनल डेट की। फाइनेंशियल डेट वाला जो केस है ना, उसकी डेफिनेशन में बोला हुआ है कि फाइनेंशियल डेट तो होता उधार ही है, पैसा ही तो दिया जाता है, तो वो तो हमेशा ब्याज के साथ ही वापस लेना होता है। तो उसमें इंटरेस्ट की बात फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में की है। तो इफ द एप्लीकेंट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर और उसका फाइनेंशियल डेट लेना बाकी है,
तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके देखा जाएगा, और अगर उसके साथ 1 करोड़ क्रॉस हो गया तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, ट्रिगर पॉइंट आ गया। लेकिन अगर डेट ऑपरेशनल है तो ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन में इंटरेस्ट पोर्शन का रेफरेंस नहीं दिया होगा। इट मीन्स कि ऑपरेशनल डेट वाले केस में आपको सिर्फ जो आपने जितने का सामान दिया है, जितने की सर्विस दी है, जितना बिल का पैसा लेना बाकी था, वो अमाउंट 1 करोड़ से क्रॉस होगा तो ट्रिगर पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं। तो दोनों बातों में फर्क हो गया। फाइनेंशियल डेट है या ऑपरेशनल डेट है ना, उस बेसिस पे वेरिएशन आएगा वैसा। तो अच्छा पॉइंट है, अब इसको केस में यूज कर ले तो अपने को डेफिनेशन इतनी डेप्थ में क्लियर नहीं होगी यार, इंटरेस्ट की बात याद ही नहीं आ रही। अपन ने फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, लेकिन उतना डिटेल में वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट ध्यान में नहीं आता है कि अच्छा ऐसा पॉइंट निकलेगा। अब केस से पता चल रहा है कि ऐसा मैटर निकल सकता है। लैंग्वेज देख लो। आप डेफिनेशन जाके देखना चाहते हो तो वहां से पढ़ ही सकते हो, लेकिन यहाँ इन्होंने वो बात क्लैरिफाई करी थी, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा केस है, मतलब पूछने लायक लेवल का केस है। एग्जाम में थोड़ा सिचुएशन बनानी है, पढ़ के थोड़ा आपको भी आइडिया आ जाएगा कि यार पेपर सेटर के पास कुछ कंटेंट है यहाँ पूछने के लिए कि जिसके बेसिस पे आंसर यस नो कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे बोला वेदर टू और मोर ऑपरेशनल क्रिएटर्स कैन फाइल अ जॉइंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कोड। अब देखो, अभी सेक्शन 7 पढ़ रहे थे, उसमें तो बोला था फाइनेंशियल क्रिएटर वो ए एन बैंक वाला जो है, तो उसमें हमने देखा कि जॉइंट एप्लीकेशन की बात सेक्शन 7 में लिखी है। तो वैसे ही अगर सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रिएटर्स हो और वो लोग एप्लीकेशन करना चाहें तो उसमें भी जॉइंट एप्लीकेशन हो सकती है, या फिर अलग अलग ही फाइल करनी पड़ेगी। ये मैटर रेज हुआ है इस केस में, और मैटर है अगेन 2017 का। जब पूरा केस पढ़ा तो क्लेम तो काफी सारा था, मतलब कुछ 110 करोड़ रुपीज का डेट था और तो बड़ा अमाउंट है, इसलिए 1 करोड़ वाली बात तो बीच में आई नहीं रही। बात टेक्निकल है कि सोलो एप्लीकेशन करें जो भी क्रेडिटर्स हैं या जॉइंट एप्लीकेशन चलेगा। सेक्शन 9 जब पढ़ा तो उसमें ऐसा कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि जॉइंट एप्लीकेशन आप कर सकते हो, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन सेक्शन 7 में तो बोला था फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडिविजुअली, जॉइंटली, वन ऑफ देम, एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसका डेट नहीं हो तो भी फाइल कर सकते हो। सीपी बैंक वाला अपन ने देखा तो वो भी अलाउ किया। तो सेक्शन 7 स्पेसिफिक बोलता है कि जॉइंट एप्लीकेशन अलाउड है। 9 में ऐसा कहीं अलाउंस की बात नहीं थी, तो क्योंकि नहीं की है, बेटर है आप अलग अलग एप्लीकेशन कर दो। ऐसा है, तो सारे ऑपरेशन क्रिएटर्स को बोला आप अपना इंडिविजुअल एप्लीकेशन कर दो, ज्वाइंट फाइलिंग मत करो। ये इसका आउटकम है। आप लैंग्वेज अभी पढ़ लो केस को। नहीं, फिर टोटल डेट तो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। हाँ, वहां पे उन्होंने मना नहीं किया, पर वो जिसका टोटल अगर 1 करोड़ से ऊपर है और आप पे इंडिविजुअली 50 लाख है तो फिर आप फाइन कर सकते हैं, कि ऐसा वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो अपन ने पिछले केस में देखा वैसे ही पॉइंट है, क्योंकि जब बोला है कि इंडिविजुअली एप्लीकेशन करनी है और बोले मेरा अकेले का जो अमाउंट लेना बाकी है वो तो 1 करोड़ से कम है, और इसके ऊपर टोटल उधार जो डिफॉल्ट है तो 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है, तो मैं इंडिविजुअली एप्लीकेशन कर सकता हूँ, उसमें मना नहीं किया। बोलो, पॉइंट समझ आ गया, लैंग्वेज क्लियर। अगला केस देख लेते हैं, मोबिल लॉक्स इनोवेशंस वाला।
इसमें स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक बात बोली। सेक्शन 9 का रेफरेंस है कि भाई कोई ऑपरेशनल क्रिएटर अगर एप्लीकेशन करता है तो एनसीएलटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीजें डिटरमाइन करती है। तो पहला तो वही ट्रिगर पॉइंट क्रॉस हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और उसमें जो 1 लाख की लिमिट लिखी है आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी 1 करोड़ हो गया ना। वो पुरानी लिमिट 1 लाख थी ना। तो रेफरेंस वही है क्योंकि 2018 का मैटर है। लिमिट 20 के बाद चेंज हुई है। तो तब का जजमेंट का डिसीजन होगा ना तो 1 लाख वहीं कंटिन्यू कर दिया होगा तो आपको उसको 1 करोड़ करना पड़ेगा। दूसरा बोला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भाई डेट है और अभी तक पे नहीं हुआ। और अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई डिस्प्यूट कहीं पे पेंडिंग चल रहा है तो डिमांड नोटिस आपने भेजा और सामने उस चीज का रिप्लाई आया हो, ये सब डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब चलो ये तो प्रोसीजरल बात है, कोई रूटीन बात है। मेन चीज इसमें इसमें इन्होंने बोली है रिलेटेड टू द डिस्प्यूट। वो बात क्लियर की तो अपन ने आगे देखा भी था कि भाई सेक्शन 8 में आइडियली मुझे पहले आपको एक डिमांड नोटिस भेजना चाहिए। भाई या तो मेरे पैसे दे दो या अगर आपने पैसे दिए हैं तो एंट्री बता दो। और अगर आपकी तरफ से कोई डिस्प्यूट है तो आपने उस डिस्प्यूट को कहाँ पे रजिस्टर कराया है वो बता दो। तो अगर ये तीनों में से कोई भी पॉइंट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सीआईआरपी में जा रहा हूँ। अब आपने मुझे ना पैसे दिए ना कुछ ना कोई जवाब दिया ना डिस्प्यूट के बारे में कुछ बताया तो मैं तो फिर सीआईआरपी में जाऊंगा ही जाऊंगा। यहाँ पे बोला कि नोटिस ऑफ डिस्प्यूट आपकी तरफ से आना चाहिए जिसके बेसिस पे मुझे समझ में आया कि हाँ भाई आपकी तरफ से डिस्प्यूट है और एक्चुअली वो डिस्प्यूट कहीं रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अच्छा एक अच्छी बात ये बोली कि डिस्प्यूट ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए या मेरे डिमांड नोटिस के बाद क्रिएट करोगे तो चलेगा। मतलब जैसे मैंने आपको डिमांड नोटिस भेजा मैंने बोला भाई मेरे पैसे, आप बोल रहे हो नहीं हमारी तरफ से तो ये डिस्प्यूट है, हमारी तरफ से पैसे नहीं बनते नहीं। मैंने बोला आपने इसके बारे में मुझे पहले कोई इंटीमेशन भेजा है या आपने आर्बिट्रेशन में कोर्ट में कहीं पे कोई केस किया है। बोले नहीं नहीं ये तो आपका नोटिस आने के बाद हमने डिसाइड किया कि डिस्प्यूट है। तो ऐसा चलेगा क्या, ये तो बहानेबाजी होगी ना फिर। मैं पैसा मांग रहा हूँ अब डिस्प्यूट बोल रहे हो तो अभी तक मुझे क्यों नहीं बोला, इतने महीनों से मेरा बिल बाकी है उसमें मुझे आपने इंटीमेशन दिया नहीं, बोल देते ना कि हमारी तरफ से पैसा देना नहीं बनता है तो मैं समझ जाता अपने आप। या अगर डिस्प्यूट था तो आप आर्बिट्रेशन में कोर्ट में कहीं तो जाते, एटलीस्ट मुझे तो इंटीमेशन देते। मैं पैसों का वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। अब एक्सट्रीम हाइट हो गई या पैसा मांगने आया हूँ कि पैसा दे दो नहीं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, बोले नहीं डिस्प्यूटेड पेमेंट है तो बताया क्यों नहीं डिस्प्यूट है। तो बात समझ आ रही। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने ये बोली कि भाई अगर डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। डिमांड नोटिस भेजने के बाद आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो तो वो चीज यहाँ पे फिर कंसीडर नहीं होगी, उसमें आपका फॉल्ट है क्योंकि आपने मुझे बोला ही नहीं कि ऐसा कोई डिस्प्यूट आपकी तरफ से है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये पेमेंट करने में ऑब्जेक्शन है। तो इंटीमेशन आना चाहिए। ये बात मैं इस केस में लास्ट में बोली है 21 पेज पे। लास्ट 2 पॉइंट्स है ना वो आप पढ़ो। वो काम की चीज लगी इस केस में, वैसा हो गया। ठीक है, कंडीशन क्लियर, समझ आ गया। बस तो आज इतने केसेस पे अपने स्टॉप करते हैं, पहला लेक्चर आपका हैवी हो गया था ना, ये थोड़ा डिस्काउंट वाला कर देते हैं। बाकी के केसेस जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। कल के टॉपिक में अपने पास केस लॉज ही है तो मैं सारे कल खत्म करा दूंगा ताकि आपका ये चैप्टर पैकअप हो जाए। और ये एक बड़ा चैप्टर, ये एक बार समझो कल पैकअप हुआ ना आगे के चैप्टर्स में और आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा बिकॉज अब बेसिक स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो चुकी है कि सीआईआरपी में होता क्या है। अब कैसा है वो कमेटी बनेगी क्रेडिटर्स की, वो एक चैप्टर है पूरा। फिर उसके बाद आगे वो आईआरपी आरपी अपॉइंट होंगे ना, छोटे छोटे टॉपिक्स को ना इन्होंने एक एक चैप्टर बना दिया है। तो पेजेस वाइज भी वो थोड़ा कम हो जाता है और जल्दी फ्लो करेगा तो आपको सब्जेक्ट और सिंपल लगने लगेगा वैसा।